तो इस वीडियो में बात करेंगे हम HTML के बारे में। HTML के सारे टॉपिक्स इसी वीडियो में कवर होंगे और इस वीडियो में मैं कोई MCQ वगैरह नहीं लाया हूँ, सारे टॉपिक लाया हूँ जिनसे कि MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। और इस वीडियो से कम एग्ज़ाम में आपके 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि क्या है कि मैं यहाँ पे आपको टॉपिक ही क्लियर करने वाला हूँ, ना कि MCQ लगवाने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं इस चैप्टर के MCQ लगाने बैठ गया तो कम से कम 1000 से 2000 MCQ लगवाने से भी कुछ नहीं होगा, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। इससे बढ़िया ये रहेगा कि उस टॉपिक को ही क्लियर कर लिया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HTML को पहले कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि GML की फुल फॉर्म है यहाँ पे जनरल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद इसे ISO ने कुछ इसमें चेंजेस किए 1986 में, और इसका नेम चेंज किया गया SGML। इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद 1989 में टिम बर्नर्स ली ने इसमें कुछ चेंजेस किए और फिर इसका नाम रखा HTML, जैसे हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तो HTML की पूरी हिस्ट्री रही। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये कैसी लैंग्वेज है और इससे होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे, यह एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज वेबसाइट लेआउट बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इससे तैयार डॉक्यूमेंट को वेब डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है HTML के एक्सटेंशन। यहाँ पे दो एक्सटेंशन होते हैं, पहला है .html और दूसरा है .htm। दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सटेंशन से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पहला एलिमेंट है यहाँ पे इसका HR एलिमेंट, जिसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूलर, जो कि एम्प्टी एलिमेंट है, मतलब कि इसे क्लोज करना नहीं पड़ता। एट्रीब्यूट देख लेते हैं इसके। अलाइन, इससे लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। साइज, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। विड्थ से विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, इसकी मतलब चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी इस जो PDF है पूरी रिवाइज करवाने के बाद मैं इसे प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगला एट्रीब्यूट है इसका कलर, जिससे क्या होगा कि आप जो हॉरिजॉन्टल रूलर आपका मतलब लाइन बनेगी उसे किस कलर में देखना चाहते हो। अगला है यहाँ पे नो सेट। अगला एलिमेंट देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ एलिमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये इसका कोड होता है और ये एक कंटेनर एलिमेंट होता है, मतलब कि इसे क्लोज करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट देख लेते हैं। एट्रीब्यूट है इसका अलाइन, जिसमें कि राइट, सेंटर, जस्टिफाई और लेफ्ट इसकी वैल्यूज रहने वाली हैं। इसमें आप जस्टिफाई लगा सकते हो, लेकिन इसमें आप जस्टिफाई नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये एक एलिमेंट बनेगा और इसमें कोई भी एलिमेंट जस्टिफाई नहीं हो सकता है, लेकिन टैक्स जो है, जो आप टैक्स लिखते हो वो जस्टिफाई हो सकता है। अगला है यहाँ पे इमेज एलिमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। इम्प्टी एलिमेंट, मतलब कि जो इमेज एलिमेंट है वो इम्प्टी एलिमेंट है। एट्रीब्यूट देख लेते हैं इसके। पहला यहाँ पे SRC, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। इसका काम होता है इमेज एड्रेस को इसमें दिया जाता है वैल्यूज के तौर पे। अगला है इसमें हाइट, विड्थ, बॉर्डर। आप बॉर्डर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इमेज टैग में आप बॉर्डर कलर का यूज नहीं कर सकते हो। अगला है यहाँ पे बी स्पेस, जो कि वर्टिकल स्पेस देता है हमें। H स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस देता है। अलाइन, अलाइन में हम लेफ्ट, राइट और सेंटर यूज कर सकते हो। अल्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अल्ट से क्या होता है कि ये अल्टरनेट का काम करता है कि अगर इमेज आए तो फिर टेक्स्ट ना आए, और टेक्स्ट आए तो फिर इमेज ना आए उस जगह पे। अगला देखते हैं मार्की एलिमेंट। मार्की एलिमेंट, इसे स्क्रॉलिंग एलिमेंट भी कहते हैं और इसका क्वेश्चन आया था अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो टेक्स्ट को स्क्रॉल करने में मदद करता है, तो मार्की एलिमेंट। ये कंटेनर एलिमेंट होता है और इसके एट्रीब्यूट देख लेते हैं। पहला है इसका बीजी कलर, जिससे कि हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फिर है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन में 4 वैल्यूज रहती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। बिहेवियर देख लेते हैं। बिहेवियर इसका रहता है स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। डिफ़ॉल्ट अगर पूछा जाए तो डिफ़ॉल्ट होता है इसका स्क्रॉल, और डायरेक्शन अगर डिफ़ॉल्ट पूछी जाए तो होती है लेफ्ट। हाइट होता है इसमें एट्रीब्यूट, और देख लेते हैं। विड्थ होता है, V स्पेस होता है, H स्पेस होता है, लूप। लूप का यहाँ पे यूज होता है कि आपको जो स्क्रॉलमेंट है वो कितने बार स्क्रॉल करना है टेक्स्ट को। स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है कि जो स्क्रॉल हो रहा है उसे कितनी स्पीड में स्क्रॉल कराना है।
बॉडी टैग के यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, तो देख लेते हैं बीजी कलर। बीजी कलर से क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर पूरे वेब पेज पे कैसा देना है आपको, वो आप बीजी कलर से दे सकते हो। बैकग्राउंड फॉर इमेज, बैकग्राउंड देखो, अगर HTML में कहीं भी बैकग्राउंड आता है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, तो हमेशा उसका काम होगा सिर्फ उस इमेज को लगाना। अगला यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर को आप दे सकते हो, पूरे वेब पेज पे अप्लाई होगा ये। लिंक, जो भी हाइपर टेक्स्ट होगा उसका कलर कैसा रखना है आपको, वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो वैल्यूज के तौर पे। बी लिंक, बी लिंक से क्या होगा कि जो भी हाइपर टेक्स्ट होगा उस पर विजिट करने के बाद वो कलर कैसा रहे, वो आप इसकी वैल्यू में दे सकते हो। एक्टिव लिंक, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तब उसका कलर कैसा हो, तो वो आप एक्टिव लिंक में दे सकते हो। सारे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा इन्हें, तो वीडियो के साथ बने रहना। अगला देखते हैं टेबल टैग, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। देखते हैं, इसमें TR टैग होता है जो कि टेबल रो को बनाता है, TH होता है जो कि टेबल हेडर को बनाता है, TD होता है जो कि टेबल डेटा को बनाने में या फिर कॉलम बनाने में यूज किया जाता है। इसी में एक होता है कैप्शन टैग, ये टेबल के टाइटल या फिर कैप्शन को देने में मदद करता है। एट्रीब्यूट देख लेते हैं टेबल के एट्रीब्यूट होते हैं बॉर्डर, बैकग्राउंड, यहाँ पे बॉर्डर से बॉर्डर आ जाएगा, बैकग्राउंड से इमेज लग जाएगी, बीजी कलर से बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा, अलाइन से हम टेबल को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, हाइट जितनी रखनी हो, विड्थ। सेल स्पेसिंग से क्या होगा कि जो टेबल बनेगी उसके बीच में जो सेल होंगे, तो सेल के बीच में जितनी स्पेसिंग आपको रखनी है वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। फिर है सेल पेडिंग, सेल पेडिंग से क्या होगा, जो सेल होंगे और उनके अंदर जो टेक्स्ट के रूप में डेटा है, तो उसके बीच में आपको कितनी स्पेसिंग रखनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। फ्रेम एट्रीब्यूट, फ्रेम से क्या होगा कि टेबल के पूरे बाहरी बॉर्डर पर आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ की मदद से चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आप अगर LHS लगाओगे तो सिर्फ लेफ्ट साइड बॉर्डर आएगा, RHS से राइट साइड। बॉक्स से क्या होगा कि चारों साइड बॉर्डर आएगा। वॉइड से क्या होगा कि किधर भी बॉर्डर नहीं आएगा। एच साइड्स अगर आप वैल्यू दोगे तो इससे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल साइड बॉर्डर आएगा। बी साइड से क्या होगा कि इससे वर्टिकल साइड बॉर्डर आएगा। अगला है यहाँ पे रूल्स। रूल्स क्या है कि ये टेबल के अंदर काम करता है। जैसे कि अगर इसमें आप वैल्यू दे दोगे कॉल्स तो सिर्फ कॉलम के बॉर्डर आएंगे, अगर आप दे दोगे रो तो सिर्फ रो के बॉर्डर आएंगे, और अगर आप दे दोगे ऑल तो कॉलम और रो दोनों के आएंगे। अगर आप वैल्यू दे दोगे यहाँ पे नन तो फिर कोई बॉर्डर नहीं आएगा अंदर रो और कॉलम का। अब देख लेते हैं TR एट्रीब्यूट्स। तो TR टैग के एट्रीब्यूट्स, पहला है यहाँ पे अलाइन, इसमें आप कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। बी अलाइन से आप कर सकते हो, यहाँ पे 3 वैल्यू होती हैं बी अलाइन की, टॉप बॉटम और मिडिल। बीजी कलर से बैकग्राउंड कलर दे सकते हो आप किसी भी रो को। बैकग्राउंड से क्या होगा, किसी भी रो में आप इमेज को लगा सकते हो। हाइट से क्या होगा, किसी भी रो की आप हाइट को अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हो। TD या फिर TH एट्रीब्यूट, इसके एट्रीब्यूट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो अलाइन, इससे भी आप सेंटर जस्टिफाई और लेफ्ट राइट कर सकते हो। बी अलाइन टॉप बॉटम और मिडिल, यही होते हैं इसके भी वैल्यूज़। बीजी कलर से कलर लगेगा जो भी बैकग्राउंड में आपको लगाना है। बैकग्राउंड से हमेशा में HTML में अगर कहीं भी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट आ रहा है तो उसका एक ही यूज है, उससे आप इमेज ही लगा सकते हो। विड्थ से चौड़ाई बढ़ा सकते हो। रो स्पैन से क्या होगा कि आप रो को आपस में मर्ज कर सकते हो। कॉल स्पैन से क्या होगा कि आप कॉलम को आपस में मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे HTML में फॉर्म बनाना है तो आपको इस टैग का उपयोग करना पड़ता है, और ये होता है एक तो कंटेनर टैग। इसके एट्रीब्यूट देख लेते हैं। इसका पहला एट्रीब्यूट होता है नेम। नेम क्या है कि यहाँ पे HTML में जो फॉर्म बनाओगे उसे कोई भी नेम देने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला एट्रीब्यूट है यहाँ पे एक्शन। एक्शन का यूज ये है कि इसके अंदर आप उस लिंक को देते हो जो कि डेटाबेस को कनेक्ट करने में मदद करती है। मेथड, अगला एट्रीब्यूट है यहाँ पे मेथड। मेथड में 2 वैल्यूज़ होती हैं, और पहली वैल्यूज़ होती है यहाँ पे गेट और दूसरी होती है पोस्ट। तो जो गेट वैल्यू होती है वो डेटा को URL के फॉर्म में ले जाती है डेटाबेस में, और जो पोस्ट होती है वो HTTP फॉर्म में डेटा को ले जाती है। इससे क्वेश्चन अभी आया था प्रीवियस ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग एम्प्टी टैग होता है, ये भी पूछा गया था। बात करें इसके एट्रीब्यूट की, तो इसके एट्रीब्यूट पहला होता है टाइप। टाइप में क्या है कि आप उस वैल्यू को देते हो जो आपको फॉर्म में चाहिए होती है, जैसे कि टेक्स्ट या फिर पासवर्ड, रेडियो बटन, या फिर जो भी होते हैं उसमें बात करेंगे, उनकी भी देखेंगे प्रैक्टिकल करके। नेम का यहाँ पे भी वही काम है। और वैल्यू का ये होता है कि टेक्स्ट
जो टेक्स्ट एरिया होती है उसमें कोई भी टेक्स्ट अगर आपको शो करवाना है तो वो आप वैल्यू की मदद से शो करवा सकते हो। यहाँ पे जो मैंने बताया था यहाँ पे टाइप, तो टाइप की कई सारी वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो पहली वैल्यू यहाँ पे टाइप की बटन, बटन लगाने से आपका क्या होगा कि एक बटन डिस्प्ले हो जाएगा। अगली वैल्यू है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स से आप चेक बॉक्स भी ला सकते हो। और चेक बॉक्स के बारे में एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कई सारे चेक बॉक्स को आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो। अगली यहाँ पे कलर, कलर से क्या होगा कि एक स्केल आ जाएगी जिससे आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। डेट से आपको यहाँ पे डेट इनपुट में देने के लिए एक कैलेंडर टाइप का आ जाएगा, डेट टाइम लोकल। इससे क्या होगा कि एक कैलेंडर टाइप का आएगा और उसके साथ में आपके टाइम भी देने के लिए एक कैलेंडर आएगा। ईमेल, ईमेल से क्या होगा कि ईमेल को इनपुट के तौर पे लेने के लिए एक टेक्स्ट एरिया आएगा। अगला है यहाँ पे फाइल, फाइल का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइल में एक और एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका नाम है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। इसकी मदद से आप वीडियो को, इमेजेस को, पीडीएफ को इनपुट के तौर पे ले सकते हो। फिर है हिडन, हिडन से क्या होगा, कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा हिडन से, अगर आप इनपुट टाइप में हिडन देते हो। लेकिन जो एरिया होगा वो कवर रहेगा, उस पर कोई और चीज़ फ्लोट नहीं हो सकती। फिर है यहाँ पे इमेज, इमेज से क्या होगा कि इमेज के तौर पे आप कोई भी फोटो वगैरह सबमिट करवा सकते हो। अगला है यहाँ पे नंबर, नंबर से क्या होगा कि आप कोई भी नंबर इंसर्ट करवा सकते हो वहाँ पे। फिर है इसमें पासवर्ड, पासवर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि पैटर्न एट्रीब्यूट हुआ, टाइटल एट्रीब्यूट हुआ, उनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। फिर है रेडियो, रेडियो से क्या होगा कि इससे रेडियो बटन आप इनपुट करा सकते हो, लेकिन वहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको, रेडियो बटन पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ रेडियो लिखना है। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें आप सिर्फ एक ही रेडियो बटन को सेलेक्ट कर सकते हो, कई सारे बटन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते रेडियो में। फिर अगला है यहाँ पर रेंज, रेंज और जो अपना नंबर था इनमें दोनों में एट्रीब्यूट सेम होते हैं, मैक्स, मिन और स्टेप। अगला देख लेते हैं यहाँ पे रीसेट, रीसेट बटन, इससे क्या होगा कि अगर आप इनपुट टैब में रीसेट देते हो तो एक बटन बन के आएगा और उस बटन पर अगर आप क्लिक करोगे तो पूरे फॉर्म में जो आपने वैल्यू दे रखी होंगी वो एकदम से रीसेट हो जाएंगी। सर्च बटन, सर्च बटन से एक टेक्स्ट एरिया आएगा जिसमें कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। अगला है यहाँ पे सबमिट, सबमिट क्या होगा कि एक बटन बन के आएगा जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जो भी आपने एक्शन एट्रीब्यूट में यूआरएल दे रखा होगा वहां पर। टेल, टेल से क्या होगा, टेक्स्ट एरिया बन के आएगा जिसमें कि आप टेलीफोन नंबर को इंसर्ट कर सकते हो। फिर है टेक्स्ट, टेक्स्ट से क्या होगा कि नॉर्मली टेक्स्ट एरिया बन के आएगा जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख के सबमिट कर सकते हो। अगला है यहाँ पे टाइम, टाइम से क्या होगा कि यहाँ पे आप टाइम को इनपुट कराने के लिए एक कैलेंडर टाइप का बन के आएगा जिसमें आप कोई भी टाइम को इनपुट करा सकते हो। फिर है अगला यूआरएल, यूआरएल क्या है कि इनपुट टाइप अगर आप यूआरएल करते हो तो एक टेक्स्ट एरिया आएगा, उसमें आप कोई भी यूआरएल इनपुट करके सेंड कर सकते हो। फिर है लास्ट वीक, वीक से क्या है कि इसमें आप पूरे सप्ते को सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर के रूप में आएगा। अगला है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है इन HTML 3 टाइप बटन। तो जो HTML में अगर क्वेश्चन आता है कि इन HTML में कितने तरह के बटन होते हैं, तो 3 तरह के बटन होते हैं। पहला होता है सबमिट, जिससे कि फॉर्म सबमिट हो जाता है। दूसरा है रीसेट, जिससे कि फॉर्म रीसेट हो जाता है। तीसरा होता है बटन, इसका कोई काम नहीं होता है, इसे हम अपनी तरीके से जावा स्क्रिप्ट की मदद से कुछ भी इसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे इन चेक बॉक्स, जिसकी शेप भी मैंने बना रखी है, और एंड रेडियो बटन। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है यूज चेक्ड एट्रीब्यूट फॉर डिफॉल्ट सेलेक्ट, मतलब अगर आपको कोई भी बटन, चाहे वो रेडियो बटन हो चाहे वो चेक बॉक्स हो, अगर डिफ़ॉल्ट रूप से सेलेक्ट चाहिए, जैसे कि आप कोई भी वेब पेज ओपन करो और कोई ना कोई सेलेक्ट हो डिफ़ॉल्ट रूप से, तो आपको चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स से इस बार क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बना रखा है यहाँ पे। इसमें दो टैग लगते हैं, पहला होता है सेलेक्ट टैग और दूसरा होता है ऑप्शन। ऑप्शन टैग का यूज किया जाता है ऑप्शन को देने के लिए, मतलब जो ड्रॉप डाउन में जो लिस्ट बन के आती है वो देने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, तो ये 3 आएंगे लिस्ट के रूप में। अगला पॉइंट है यहाँ पे इन ड्रॉप डाउन बॉक्स, अगर आपको कोई भी डिफ़ॉल्ट शो करवाना है ड्रॉप डाउन बॉक्स में तो आपको सेलेक्टेड लगाना पड़ेगा, और सेलेक्टेड लगता है ऑप्शन टैग में। जैसे कि आप यहाँ पे अगर सेलेक्टेड लगा दोगे तो ये CSS डिफ़ॉल्ट रूप से वहाँ पे सेलेक्ट होके आएगा। अगला है यहाँ पे एंड NBSP,
एंड एनबीएसपी से क्या होता है कि एक डिजिट का स्पेस आता है। अगला है यहाँ पे ऑटो फोकस। ऑटो फोकस को देखो हम बूलियन एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और इसका काम ये होता है कि अगर आप इसे किसी भी टेक्स्ट एरिया में दे दोगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉइंट होगा और ब्लिंक करेगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फोकस्ड रहेगा। अगला है यहाँ पे मार्क टैग। मार्क टैग से क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट आप हाईलाइटेड कर सकते हो और ये कंटेनर टैग होता है। अगला है यहाँ पे नैप टैग। नैप टैग से क्या होता है, आप नेविगेशन बार बना सकते हो और इसमें एंकर टैग का यूज किया जाता है। अगला है यहाँ पे पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न एट्रीब्यूट से क्या होता है कि आप किसी भी पासवर्ड में, जैसे कि इनपुट टाइप पासवर्ड लगाया, उसमें आप पैटर्न को दे सकते हो कि आपको ए से लेके जेड तक चाहिए या ए से लेके जी तक चाहिए, और कोई भी आपको एक्स्ट्रा सिंबल्स चाहिए या न्यूमेरिक जितनी वैल्यू आपको चाहिए वो आप यहाँ पे पैटर्न के रूप में दे सकते हो। तो उसे हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो हम मैक्स लेंथ में देते थे वो आप यहाँ पे करली ब्रैकेट में देते हैं। इसे भी देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी समझेंगे भी। अगला है यहाँ पे अवर टैग। अवर टैग से क्या होता है कि आप इसे किसी भी टेक्स्ट पे अगर लगा देते हो तो उसके नीचे इस तरीके से डॉटेड आ जाते हैं, और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट होता है। तो टाइटल एट्रीब्यूट से क्या होता है कि अगर आप इसमें टाइटल में कुछ भी लिख देते हो तो जब इस टेक्स्ट में आप कर्सर लेके जाओगे तो वो जो भी टेक्स्ट आपने टाइटल में लिख रखा होगा वो आपको डिस्प्ले होगा। अगला यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया टैग कई बार गलती कर देते हैं लोग कि इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया, इस तरीके से वो पूछता है क्वेश्चन, और वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे सही टिक करके आते हैं, लेकिन नहीं होता है। होता है क्या है कि ये अपना खुद अलग एक टैग होता है, और होता क्या है, कंटेनर टैग। और इसमें जो एट्रीब्यूट होते हैं, वो पहला एट्रीब्यूट नेम होता है जो कि आप नेम दे सकते हो इसे, और फिर होता है कॉल्स, आपको कितने कॉलम चाहिए। फिर होता है रो, आपको कितने रो चाहिए, मतलब एक टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए कितने रो और कितने कॉलम चाहिए वो आप दे सकते हो। अगला है यहाँ पे फील्ड सेट टैग। फील्ड सेट टैग कंटेनर टैग होता है, और इससे क्या है कि ये पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट कर लेता है जिस भी टैग के ऊपर अगर आप इसे लगा दोगे। सभी टैग को यूज करके अभी देखेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहना। अगला है यहाँ पे फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग से क्या है कि आप इससे पर्टिकुलर टेक्स्ट को साइज चेंज कर सकते हो, उसका फेस चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। और इसमें एट्रीब्यूट होते हैं फेस, इससे कि आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। कलर से आप कलर चेंज कर सकते हो। साइज से आपको टेक्स्ट का साइज कितना चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो। अगला और इम्पोर्टेंट, काफ़ी काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग के यहाँ पे एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ज़रूर इनसे क्वेश्चन आएगा। तो एंकर टैग को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और ये भी कैसा होता है, कंटेनर टैग होता है। एट्रीब्यूट देख लेते हैं इसके। पहला है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट से क्या होता है कि आप एक ही वेब पेज में एक एरिया को दूसरी एरिया पर कॉल कर सकते हो। और टारगेट एट्रीब्यूट, इसमें टारगेट एट्रीब्यूट से हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल टाइम पे। और अगला है यहाँ पे टाइटल। टाइटल का एक ही काम होता है कि जब आप उस कर्सर ले जाओगे उस टेक्स्ट पे तो फिर क्या शो हो वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। अगला है यहाँ पे एच आर ई एफ। एच आर ई एफ की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला है यहाँ पे आई फ्रेम। आई फ्रेम से क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि इसमें कौन सा एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से हम किसी भी वेब पेज के यूआरएल को इसमें डिफाइन करते हैं, तो वो होता है अपना एसआरसी। इसमें हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, और ये कंटेनर टैग होता है। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। बात करें एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये रहता है एचटीएमएल का। सबसे पहले एचटीएमएल हेड, उसके बाद टाइटल। टाइटल के आप टाइटल में आप जो भी देना चाहो टाइटल के रूप में वो आप दे सकते हो। उसका टाइटल को क्लोज करना पड़ता है, फिर हेड को यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है, यहाँ पे क्लोज नहीं है, ये क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको बॉडी में बॉडी यहाँ पे लगानी पड़ती है, और उसके बाद आप नीचे जाके बॉडी को क्लोज करना पड़ता है, और क्लोज करने के बाद आप एचटीएमएल को क्लोज करोगे, जिससे कि आप सभी टैग को यहाँ पे क्लोज कर दोगे। और इन चार टैग को ही हम बेसिक एचटीएमएल टैग भी कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग को। तो पहला ही हमने यहाँ पे लगा रखा है बी टैग। बी टैग क्या करता है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है उसे बोल्ड करने का काम करता है। आप यहाँ पे साइड में आउटपुट को भी देख सकते हो कि यहाँ पे बोल्ड कर दिया इसने। फिर देखते हैं अगला है यहाँ पे बिग टैग। बिग टैग क्या करता है कि नॉर्मल टेक्स्ट है तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता है। अगला है यहाँ पे स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का काम होता है यहाँ पे नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसके साइज को थोड़ा सा
कम करके, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा कम कर दिया उसने। अगला है यहाँ पे स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग का काम होता है कि आप जो टेक्स्ट दोगे इसमें, उससे बीच में से एक लाइन की मदद से आपको ये स्ट्राइक करके शो कराएगा। अगला है यहाँ पे इटैलिक आई। इससे क्या होता है कि आई टैग की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कर सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा तिरछा कर सकते हो। सुपर के लिए यूज होता है SUP और सबस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है SUB। इनसे क्या होता है कि सुपर स्क्रिप्ट में आप अगर कोई भी टेक्स्ट दोगे वो ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा लाइन से, और सब स्क्रिप्ट में वो टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे होके आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट से टैग जो है वो स्क्रिप्ट ऊपर आ चुका है, क्योंकि हमने सिर्फ स्क्रिप्ट पे, यहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट पे वो अप्लाई किया था। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और सेम हमने क्या किया कि सब स्क्रिप्ट में भी सब यहाँ पे स्टार्ट किया और स्क्रिप्ट को हमने सब के अंदर ले लिया, मतलब सब स्क्रिप्ट अप्लाई होगा तो सिर्फ स्क्रिप्ट पर अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट पे अप्लाई हो रहा है और वो ऊपर हमें दिख रहा है, और सब स्क्रिप्ट में भी नीचे हमें स्क्रिप्ट दिख रहा है। अगला है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से भी हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बोल्ड कर दिया। अगला जो है वो है हेडिंग्स। HTML में पूछा जा सकता है कि कितनी तरह की हेडिंग होती है, तो HTML में 6 तरह की हेडिंग होती है। सबसे बड़ी हेडिंग किससे बनती है? हेडिंग 1 से, मतलब H1 से। और सबसे छोटी हेडिंग किससे बनती है? H6 से। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके आउटपुट आप साइड में देख सकते हो, ये रहे इनके आउटपुट। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे बी आर टैग से क्या होता है? लाइन ब्रेक। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेंटर टैग, यहाँ पे सबसे पहले हमने सेंटर टैग लगा रखा है। सेंटर टैग से क्या होता है कि आप किसी भी टैग को या फिर एलिमेंट को आप सेंटर में कर सकते हो, और ये कंटेनर टैग होता है। ये मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे इसे क्लोज किया है। फिर क्या है कि H1 हेडिंग लगाई है और फॉन्ट टैग लिख दिया, तो ये हेडिंग के रूप में आ गया है यहाँ पे, ये रहा, आप देख सकते हो। फिर हमने अगला जो टैग लगाया है वो है यहाँ पे फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में मैंने बताया था साइज एट्रीब्यूट। साइज से क्या है कि आप साइज को जितना भी रखना है, वो टेक्स्ट का साइज वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कलर में आप कलर वो डिफाइन कर सकते हो। फेस में क्या है कि आप जो टेक्स्ट है उसे किस स्टाइल में देखना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे रखा है ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी, मतलब ये भी एक टेक्स्ट स्टाइल का नेम है, तो वो हमने यहाँ पे दे रखा है। और उस फॉन्ट के अंदर हमने दे रखा है HTML बेसिक्स, तो इस पर ये चीज़ें अप्लाई होके आएंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये HTML बेसिक्स ये लिखा है, और जो ये टेक्स्ट का स्टाइल है वो है हमारा ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी, और जो इसका साइज है वो है 29, और जो इस पर कलर आ रहा है वो है रेड। तो ये तो यहाँ पे एंड हुआ फॉन्ट टैग। अगला है यहाँ पे HR, जो कि हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल रूलर। इसमें हम देखते हैं कलर है, साइज है, विड्थ है। तो कलर जो भी आपको चाहिए हो, साइज जितना भी आपको चाहिए हो, ये हाइट को बताएगा यहाँ पे HR के अंदर, हाइट को। और विड्थ यहाँ पे जो भी आपको जितनी भी चौड़ाई इसकी चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो इसी से आ रही है। अब जो पॉइंट आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और पॉइंट है ये कि जो HTML में हम कमेंट किस से बना सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। हमने लेस देन लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है और 2 हाइफन लगाए हैं। उसके बाद जब इस कमेंट को क्लोज किया है तो हमने 2 हाइफन लगाए हैं और ग्रेटर देन लगाया है, और ये कमेंट हमारी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों पे अप्लाई होगी। फिर अगली तरफ चलते हैं। अगला है यहाँ पे डिव एलिमेंट। डिव एलिमेंट को देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है डिव, और यहाँ पे ये CSS मैंने अप्लाई करके रखी है। ये CSS आप लोग बताओगे कि ये CSS कौन सी CSS है, इनलाइन है, एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। फिर यहाँ पे मैंने अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया है, जो कि HTML से यूज किया है, और उसमें मैंने सेंटर दे रखा है। और यहाँ पे उसमें भी हमने डिव टैग यहाँ पे लिख रखा है, और डिव को यहाँ पे क्लोज कर दिया, सेंटर क्लोज कर दिया, मतलब ये पूरा डिव सेंटर में रहेगा। और यहाँ पे 2 BR लगा दिए, मतलब 2 लाइन स्पेसिंग होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा। और ये तो हेडिंग का आ रहा है ये वाला, लेकिन जो अपना ये डिव लिखा है वो हमारा ये कलर के अंदर में ये वाला है, ये वाला। अगला देखते हैं यहाँ पे मार्की एलिमेंट। ये भी मैंने सेंटर के अंदर दे रखा है और H1 हेडिंग बना रखी है, जो कि ये है। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, एक तो बिहेवियर और एक तो डायरेक्शन। डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट होती है लेफ्ट और बिहेवियर होता है डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल। तो इनमें देखते हैं। पहला मार्क क्यों बना रखा है जिसमें बीजी कलर रेड दे रखा है, और स्ट्रॉन्ग जो कि टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख के रखा है, और स्ट्रॉन्ग और मार्की क्लोज, मतलब ये वाली लाइन जो आ रही है सबसे पहली वाली।
दूसरी है, इसमें विड्थ दे रखी है 700, डायरेक्शन राइट दे रखी है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो आप देख सकते हो ये राइट साइड जा रहा है। फिर है मार्क की दूसरा, मार्क की दूसरे में हमने दे रखा है बिहेवियर स्लाइड और स्क्रॉल अमाउंट, जो कि स्पीड को बताता है, हमने दे रखा है 20। तो ये जो है इसे फिर से रिलोड करते हैं। अब देखो यहाँ से आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा, स्लाइड में एक जगह से आएगा और दूसरी जगह रुक जाएगा। अगला है यहाँ पे मार्की में बिहेवियर दे रखा है अल्टरनेट, मतलब दोनों तरफ टकराता रहेगा, स्पीड दे रखी है 30 की, और थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ पे लिख रखा है मैंने, इसे भी देखते हैं, ये आप देख सकते हो। फिर अगला है यहाँ पे मार्की, विड्थ दे रखी है 50%, मतलब स्क्रीन का 50% कवर करेगा। बीजी कलर ग्रे कलर में दे रखा है और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एच स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस को कवर करेगा। बीजी कलर बैकग्राउंड कलर जो भी आपको रखना है, बीजी कलर यहाँ पे भी येलो दे रखा है, इस वाले में 20 स्पेस दे रखा है, 20 स्पेस वर्टिकल स्पेस 45 पिक्सल का रहेगा यहाँ पे। और इस वाले मार्की में हमने लूप यूज किया है, जो कि बन मतलब एक बार ये स्क्रॉल होगा। बीजी कलर ग्रे दे रखा है, और मार्की एलिमेंट इसमें हमने सिर्फ स्पीड दे रखी है 50 पिक्सल की। तो चलिए इन्हें सबको देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो इन्हें और समझ सकते हो। प्री टैग, प्री टैग की दो तीन खासियत होती हैं कि इसमें कभी भी आपको बी आर टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर आप अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो सेम वैसा ही आउटपुट में आएगा, बस उसका क्या होगा कि टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे इमेज टैग। इमेज टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार, और हर बार ही रहता है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता ही है। इमेज टैग है, इमेज हमने टैग लगाया, एसआरसी लगाया, एसआरसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोर्स के लिए होता है ये, और हमने एक इमेज का एड्रेस यहाँ पे दे रखा है। इसमें हमने बॉर्डर लगाया है, और याद रखो यहाँ पे बॉर्डर कलर यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब इमेज टैग का बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट नहीं होता है। यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा रखा है 10 पिक्सल का, हाइट दे रखी है, विड्थ दे रखी है, एच स्पेस दे रखा है, बी स्पेस दे रखा है, और अल्ट। अल्ट मतलब यहाँ पे अगर इमेज आएगी तो फिर ये टेक्स्ट नहीं आएगा, जो तो हमने टेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे नो इमेज, और अगर ये टेक्स्ट आएगा तो फिर वो इमेज नहीं आएगी। तो ये जो अभी हमें इमेज दिख रही है, क्योंकि इमेज का एड्रेस सही है। अगर हमें चाहिए कि ये टेक्स्ट जो हमने इसमें दे रखा है कि नो इमेज ये आए, तो इसके लिए हमें जो इमेज का एड्रेस है कुछ गलत करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया, सेव करता हूँ और इधर रन। रन किया तो आप देख सकते हो नो इमेज लिख के आ रहा है, जो कि हमने अल्टरनेट में किया था। अगर मैं यहाँ पे फिर से सही कर दूँ इसे एड्रेस को, तो फिर से इमेज आने लगेगी। अगला देखते हैं एंकर टैग। एंकर टैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार। एंकर टैग, इमेज टैग, और जो भी फॉर्म में वैल्यूज़ थी वो इम्पोर्टेंट है इस बार। एंकर टैग, एंकर टैग का जो पहला एट्रीब्यूट है एच आर ई एफ, इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है। और इसमें इसका यूज क्या होता है कि वेब पेज या फिर किसी भी साइट का आप एड्रेस इसमें दे दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गूगल का दे रखा है। टाइटल एट्रीब्यूट मैंने यूज बताया था इसका, कि अगर आप जब उस हाइपर टेक्स्ट पर कर्सर ले जाओगे तो जो भी टाइटल में आप लिख दोगे वो वहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। अभी अप्लाई करके देखेंगे इसे भी। और टारगेट, टारगेट की देखो 5 वैल्यू होती हैं। पहली यहाँ पे इन्होंने न्यू लगा रखी है, ब्लैंक लगा सकते हो आप, टॉप लगा सकते हो, सेल्फ लगा सकते हो, और फ्रेम लगा सकते हो। तो जो यहाँ पे हमने लगा रखी है न्यू, मतलब इससे क्या होगा कि जो हमारी विंडो खुलेगी वो नई पेज पे खुलेगी जाके। और जो हमने टेक्स्ट दे रखा है वो है गूगल, और एंकर टैग कंटेनर होता है, तो हमने यहाँ पे क्लोज करके रखा है इसे। तो इसे भी देख लेते हैं। ये रहा, इस पे जब हम कर्सर लेके जाएंगे तो लिखा आएगा गूगल वेबसाइट, क्योंकि टाइटल में हमने गूगल वेबसाइट यहाँ पे लिख रखा है। अगला है यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट मैंने क्या बताया था कि इसका यूज तब करते हैं जब आपको एक ही वेब पेज में किसी और जगह को एक जगह पे कॉल करना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने एच आर ई एफ के अंदर दे रखा है 123 एड्रेस, और एच आर ई एफ सेकेंड एच आर ई एफ में जिसमें दे रखा है 234। पहले एच आर ई एफ में हमने इनपुट टेक्स्ट लिया है, दूसरे एच आर ई एफ में हमने आउटपुट टेक्स्ट लिया है। तो इसका जो एड्रेस है वो देखो हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, उसे हमने कॉल किया है यहाँ पे नीचे आके, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एंकर टैग का नेम एट्रीब्यूट लगाया है, और इसे हमने एड्रेस दिया है 123। और जो दूसरा हमने बनाया है आउटपुट डिवाइसेस के लिए, उसे हमने दिया है 234। तो इन्हीं को हमने ऊपर जाके कॉल किया है एच आर ई एफ के अंदर यहाँ पर।
तो क्या होगा कि अगर हम इनपुट पर क्लिक करेंगे तो हम उस जगह पे अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे, और आउटपुट पर क्लिक करेंगे तो भी आउटपुट वाली जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। लोड किया और देखो ये इनपुट पर अगर क्लिक करेंगे तो फिर हम इनपुट डिवाइस पे पहुंच जाएंगे। और अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आउटपुट पर, आउटपुट पर क्लिक करते हैं और देखिए आप आउटपुट पर आ गए हैं। तो ये तो नेम एट्रीब्यूट हुआ। आगे देखते हैं। तो HTML में 3 तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और अपनी डेफिनेशन लिस्ट। तो याद रखना ये वाले पॉइंट। ऑर्डर लिस्ट को देखो कैसे बनाना है आपको। OL टैग होता है जो कि कंटेनर टैग होता है। LI का यूज किया जाता है इसमें लिस्ट आइटम देने के लिए। और जो OL है उसमें टाइप एट्रीब्यूट होता है और स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है। टाइप में आप दे सकते हो कि आपको जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है वो किस फॉर्म में सो हो, 1 2 3 न्यूमेरिक या फिर अल्फ़ाबेट या फिर रोमन नंबर पे आप दे सकते हो अपने हिसाब से। स्टार्ट में आप दे सकते हो कि आपको जो अल्फ़ाबेट है या फिर रोमन नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मैंने 8 दे रखा है तो ये 8 से स्टार्ट होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 से स्टार्ट हुई है। और ये मैंने रोमन नंबर दे रखे हैं तो रोमन नंबर में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा न्यूमेरिक, जैसे कि मैंने 1 दे दिया तो अब ये न्यूमेरिक आएगी लेकिन 8 से स्टार्ट होगी, देख सकते हो आप। फिर हमने यहाँ पे एक और OL बनाई है जिसमें न्यूमेरिक दे रखा है, फिर OL बनाई जिसमें हमने A दे रखा है। A में हमने 5 दिया है, मतलब कि ये E से स्टार्ट होगी अल्फ़ाबेटिकल में। अगला है यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, और अनऑर्डर लिस्ट में स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होता है, सिर्फ टाइप होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि स्क्वायर, सर्कल और डिस्क वैल्यूज़ होती हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पूछी जाती है, तो अनऑर्डर लिस्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है डिस्क, और जो ऑर्डर लिस्ट है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है न्यूमेरिक, मतलब 1 2 3 वाली। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, और सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है इसमें भी। LI का यूज किया जाता है लिस्ट आइटम देने के लिए। बस यहाँ पे आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ती हैं अनऑर्डर लिस्ट में, और जो टैग होता है उसे UL लिखना पड़ता है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में OL लिखना पड़ता है। अब देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट को। डेफिनेशन लिस्ट भी ईजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। DL मेन टैग होता है इसका डेफिनेशन लिस्ट का, जो कि कंटेनर टैग होता है। इसे हम नीचे क्लोज करेंगे। ये मैंने नीचे क्लोज किया है। फिर हमने DT टैग, इसका मेन टैग होता है DT टाइटल देने के लिए, मतलब इनपुट डिवाइस टाइटल दिया है। DD टैग यूज करते हैं यहाँ पे हम डेफिनेशन को देने के लिए, डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशन को देने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, माइक ETC दे दिया है, और इस वाले नीचे वाले हमने दे दिया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ETC। तो ये इस तरीके से हमें शो होगी, आप देख सकते हो। इनपुट डिवाइस जो हमने दिया था DT में, मतलब थोड़ा सा टाइटल के फॉर्म में शो होगा। और जो डेफिनेशन में हमने दिया था वो थोड़ा सा डेफिनेशन में, मतलब थोड़ा सा आगे टाइप शो होगा हमें। तो ये दोनों आप देख सकते हो, दोनों डेफिनेशन से ही हमने बनाए हैं यहाँ पे। अगला है यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट से अगर कोई भी आपके पास कोडिंग आती तो आप उसे आउटपुट के रूप में बता सकते हो कि कैसा आएगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लिस्ट थी 3 तरह की, उन्हें आपस में एक दूसरे के अंदर वो लोग मर्ज करके देते हैं आपको। तो आउटपुट के रूप में आपको बताना होता है कि कैसा आउटपुट आएगा। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया इन्होंने, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करने से पहले इन्होंने UL को स्टार्ट कर दिया, और ऑर्डर लिस्ट में इन्होंने बन दिया है। तो मतलब जो भी पहला यहाँ पे लिस्ट आइटम रहेगा उस पर बनाएगा। फिर उन्होंने UL लगाया है, UL में इन्होंने टाइप सर्कल दिया है, मतलब इसके बाद जितने भी लिस्ट आइटम आएंगे उन पे सर्कल होके आएगा। फिर उन्होंने UL क्लोज किया, OL क्लोज किया, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और लिस्ट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें थोड़ा माइंड में आप लोग रखना। टेबल टैग, टेबल टैग एक तो कंटेनर टैग होता है, और इसके एट्रीब्यूट देखते हैं एक एक करके। बॉर्डर होता है, जो कि हम बॉर्डर कलर जितना चाहिए हो आपको वो दे सकते हो। बॉर्डर कलर में जो भी कलर चाहिए हो, बॉर्डर में जितने भी पिक्सल आपको चाहिए हो। PG कलर से बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो, जो कि हमने पिंक दे रखा है यहाँ पे, और पिंक ही हमने बॉडी के एट्रीब्यूट में दे रखा है, इसलिए वो मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ स्काई ब्लू। अब आपको अलग से दिखेगा कि मैंने ये चेंज किया है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी, ठीक है, इसे भी फिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये सेंटर में आ गई है, क्योंकि अलाइन में हमने यहाँ पे दे रखा है सेंटर। हाइट दे रखी है 200 पिक्सल, विड्थ दे रखी है 300 पिक्सल, सेल पेडिंग दे रखी है 5 पिक्सल। सेल पेडिंग से मैंने बताया था कि जो टेक्स्ट है और उसके ऊपर जो बॉर्डर है, मतलब ये जो सेल है और इसमें सेल के अंदर जो भी डेटा है, तो सेल और डेटा के बीच में 5 पिक्सल ये स्पेस लेके चलेगा। फिर हमने सेल स्पेसिंग दे रखी है, सेल स्पेसिंग 5 पिक्सल, मतलब जो सेल है
और दोनों सेल आपस में कितना स्पेस रखेंगे, तो हमने यहाँ पे दे रखा है 5 पिक्सल, मतलब सभी सेल आपस में 5 पिक्सल का स्पेस लेके चलेंगे। अब बात करते हैं टी आर, जो कि रो बनाने में काम आती है। तो टी आर के हमें मैंने कुछ लगा रखे हैं एट्रीब्यूट। तो अलाइन से सेंटर, मतलब ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रहेगा। फिर क्या है कि बीजी कलर येलो में होगा। और जो टी आर है ये फर्स्ट टी आर है, मतलब पहली रो है, तो आप देख सकते हो इन पे अप्लाई हो रहा है सभी पे। इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड, एक मैंने बताया था, बैकग्राउंड से क्या होता है कि इमेज लगा सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करोगे तो उससे आप पूरी टेबल पे या फिर रो पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेल पे इमेज लगा सकते हो। फिर आगे देखते हैं टीडी के यहाँ पे एट्रीब्यूट। टीडी का पहला एट्रीब्यूट है यहाँ पे अलाइन। अलाइन में क्या है कि यहाँ सेंटर, सेंटर मतलब जो टीडी का डेटा है वो सेंटर में रहेगा। फिर क्या है कि अगला बीजी कलर स्काई ब्लू दे रखा है, मतलब जो कलर है वो स्काई ब्लू होके आएगा। अब मैंने यहाँ पे भी स्काई ब्लू कर दिया, यहाँ पे भी स्काई ब्लू कर दिया, मतलब वो मालूम नहीं पड़ेगा यहाँ पे। फिर क्या है विर्थ 10 पिक्सल दे रखी है। ठीक है, इसमें भी आप वही यूज कर सकते हो, बॉर्डर कलर बीजी कलर वगैरह सारे सेम रहते हैं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। ठीक है, तो टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो और ये इसका आउटपुट है। साथ में हाँ एक चीज़ और इसमें क्या होता है कि आप यूज कर सकते हो कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन से क्या होता है कि दो या जितने भी आप चाहो उतने कॉलम को आप आपस में मर्ज कर सकते हो। तो ये मैंने किया और आप देख सकते हो दो कॉलम आपस में मर्ज हो चुके हैं। इसी में मैं अगर लगा दूं यहाँ पे रो स्पैन में मैं 2 दे देता हूँ फिर से, रो 2 किया और आप देख सकते हो कि रो भी आपस में मर्ज हो जाएंगे। आप देख सकते हो 2 रो मर्ज हो गई और 2 कॉलम मर्ज हो गई हैं। ठीक है, तो ये तो टेबल हो गई, आप इसे भी देख सकते हो और इधर आउटपुट है आपके सामने। कैप्शन टैग से क्या होता है कि आप इसे टेबल टैग के अंदर कहीं भी आप इसे दे सकते हो। और इसमें जो भी आप टेक्स्ट दोगे वो हमेशा टेबल के ऊपर ही आएगा, मतलब कैप्शन के रूप में ही आएगा, टाइटल के रूप में ही आएगा। ठीक है, तो ये तो टेबल पूरी खत्म हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं HTML फॉर्म की। आपको फील्ड सेट से क्या बताया था कि ये अपने जिस भी टैग के ऊपर अगर आप इसे इंसर्ट कर दोगे तो पूरा वो एरिया सेलेक्ट कर लेता है ये, और जो भी चीज़ें आप इसके अंदर दोगे वो इस पर अप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टाइल लगा रखा है फील्ड सेट के अंदर इनलाइन CSS, जिसमें बॉर्डर दे रखा है 5 पिक्सल का सॉलिड, और ये RGB फॉर्म में मैंने कलर का नेम दे रखा है। फिर बैकग्राउंड कलर में मैंने हैग्स फॉर्म में दे रखा है ये कलर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, पूरे फॉर्म में ये अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फील्ड सेट यहाँ पे दिया है और इसे क्लोज किया है पूरे फॉर्म के बाद में, यहाँ पे किया होगा कहीं मैंने, ये रहा। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म टैग मैंने लगाया है, पहला एट्रीब्यूट था नेम, जो कि आप नेम दे सकते हो इसे। एक्शन, इसमें क्या होता है कि आप उस डेटाबेस की लिंक देते हो जहाँ पे ये इस फॉर्म का डेटा जाना है सबमिट करने पे। मेथड इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया था, यहाँ पे मैंने पोस्ट दे रखी है वैल्यू। अलाइन, आपको जो फॉर्म है वो कहाँ पे चाहिए, सेंटर लेफ्ट राइट जहाँ पे चाहिए वो आप दे सकते हो यहाँ पे। फिर स्ट्रॉन्ग तो वही बोल्ड करने के लिए। और इसमें मैंने दे रखा है कि एंटर योर नेम एंड NVSP। NVSP से मैंने बताया था कि 1 डिजिट का स्पेस आता है, तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हो कि एंटर योर नेम लिखा है और यहाँ पे देख सकते हो 1 डिजिट का यहाँ पे स्पेस है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि NVSP से क्या होता है कि 1 डिजिट का स्पेस मिलता है। फिर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है, जिसमें कि हमने दिया है टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट से क्या होता है, मैंने बताया था कि टेक्स्ट एरिया आता है, जो कि आप देख सकते हो टेक्स्ट एरिया आ रहा है, जो इसका नेम मैंने D1 रखा है। फिर अगला, ये तो ठीक है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। फिर इनपुट में मैंने टाइप दिया है टेक्स्ट, यहाँ पे भी टेक्स्ट दिया है। और हाँ मैक्स लेंथ, यहाँ पे मैक्स लेंथ और साइज ये इंपॉर्टेंट है। नेम तो सभी में चलेगा क्योंकि नेम का काम ही है उस इनपुट को कोई भी नेम देना। साइज से देखो क्या होता है कि साइज से जो टेक्स्ट एरिया है उसका साइज कितना रखा है, तो यहाँ पे मैंने 2 दिया है, तो 2 से आप देख सकते हो ये इतना साइज रहेगा। और मैक्स लेंथ से क्या होता है कि 2, एक बार में 2 ही डिजिट आप यहाँ पे इनपुट करवा सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। और हाँ यहाँ पे प्लेस होल्डर और वैल्यू दोनों में काफ़ी अंतर होते हैं। अगर आप वैल्यू दोगे यहाँ पे, तो वैल्यू में क्या होगा कि जैसे टेक्स्ट तो आएगा यहाँ पे, जैसे ये DD लिखा है तो DD को आपको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे दे रखा है प्लेस होल्डर, तो आप देख सकते हो जो इस पर टेक्स्ट आ रहा है DD लिखा है वो अंदर की तरफ लिखा है, और जब आप इस पर कुछ लिखना स्टार्ट करोगे तो वो गायब हो जाएगा।
ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। फिर आते हैं नीचे, ये तो सेम मैंने बना रखे हैं, इसी तरीके से ये बने हैं सारे। फिर है इनपुट टाइप डेट। डेट मैंने बताया था कि इसमें आप कैलेंडर आएगा पूरा, आप डेट को इनपुट करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है एंटर ईमेल। ये ईमेल के लिए बनाया था मैंने, इसमें दिया है टाइप ईमेल। ईमेल से क्या है कि आप इसमें ईमेल को इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। सॉरी, इस वाले टेक्स्ट एरिया में ईमेल को इंसर्ट करवा सकते हो आप इस तरीके से। अगर आप इसमें एट द रेट नहीं लगाओगे तो ये सबमिट नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखो, पहले तो इससे मैंने रिक्वायर्ड कर रखा है तो कुछ ना कुछ पासवर्ड देना पड़ेगा, और दे दिया तो अच्छा, ये पैटर्न का आ रहा है, चलो इसे देख लेते हैं पहले। अगला है यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड में क्या है कि अगर आप इसे पासवर्ड दे दोगे वैल्यू इनपुट टाइप को, तो इस पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखो, आप देख सकते हो पासवर्ड के फॉर्म में आ रहा है, मतलब डॉट के फॉर्म में आ रहा है। फिर इसमें हमने नेम लगाया, एट्रीब्यूट साइज लगाया, मतलब साइज यही वही है कि आपको जो ये टेक्स्ट एरिया है इसका साइज कितना चाहिए। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि जैसे कि आप इसे नहीं फिल करोगे तो आप इसे सबमिट नहीं कर सकते रिक्वायर्ड वाले को, इसे फिल जरूरी करना पड़ेगा। फिर है पैटर्न। पैटर्न से आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने पैटर्न दे रखा है कि ए से लेके जेड तक, वो भी कैसा, कैपिटल अल्फ़ाबेट। फिर 0 से लेके 5 तक, ठीक। जो मैक्स लेंथ है वो हमने दे रखी है करली ब्रैकेट में 6। तो अगला है यहाँ पे टाइटल। टाइटल हमने दे रखा है कि यूज़ ओनली अपर अल्फ़ाबेट, मतलब पूरा डिफाइन कर रखा है ये वाला जो पैटर्न था। तो अगर इसमें मैं कुछ भी गलत टाइप करता हूँ और उसे सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये पूरा लिख के आएगा जो हमने टाइटल में दे रखा था, ठीक है। अगला देखते हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स यहाँ पे मैंने 4 बना रखे हैं। एक बनाया है पहला पाकिस्तान, यूएसए, नेपाल, और एक है इंडिया नाम से। तो इंडिया वाले में मैंने चेक्ड एट्रीब्यूट लगाया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया था रिवीजन के टाइम पे पीडीएफ की मदद से। तो चेक्ड से क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से ये चेक होके आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ रिलोड, और देखो डिफ़ॉल्ट रूप से चेक है। लेकिन चेक बॉक्स में मैंने ये भी बताया था कि आप एक बार में कई सारे बटन को सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो। लेकिन रेडियो बटन में आप नहीं कर सकते। देखो इसे सेलेक्ट किया, इसे करूँगा जैसे हट जाएगा, इसे करूँगा हट जाएगा। तो रेडियो बटन में आप एक को ही कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियो बटन का ये रहा, रेडियो बटन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब आप इनपुट टाइप लिखो तो रेडियो लिखना है, लेकिन जब इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखो तो पूरा चेक बॉक्स लिखना है। और रेडियो बटन में रेडियो बटन पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ रेडियो लिखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे बनाया हमने एक ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और डिफ़ॉल्ट रूप से आप देख सकते हो कि ट्रफल सी यहाँ पे पहले से ही सेलेक्टेड है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट टैग लगाया है, उसके अंदर मैंने नेम दिया है उसका। स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से, मतलब कि इनलाइन सीएसएस दे रखी है यहाँ पे। ऑप्शन टैग की मदद से हमने लिस्ट आइटम दे रखे हैं, और मतलब कि ऑप्शन दे रखे हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2, इन्हें वैल्यू दे रखी है। और इसमें सेलेक्टेड, ये एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, इसका इसका काम होता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से जिसे आप सेलेक्ट करवाना हो, जैसे कि मैंने अभी ट्रिपल सी दे रखा है तो ट्रिपल सी आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस सेलेक्ट को यहाँ से हटा के मैं दे दूँ ओ लेवल वाले में, ओ लेवल वाले में मैंने अब दे दिया, अब क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट रूप से ओ लेवल सेलेक्ट होकर आएगा। जैसे ही मैं इसे रिलोड करूँगा, देखो रिलोड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हैं। अगला है यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर। इनपुट टाइप नंबर में क्या होता है कि नेम एट्रीब्यूट मिन। मिन से क्या है कि कितने कम नंबर हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। मैक्स से क्या है कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो स्टेप है, स्टेप हम 5 से ज़्यादा का या कम का नहीं चल सकते इसमें। तो आप देखो इसमें ये किया मैंने, और नंबर देखो यहाँ पे मैं इनपुट करवाता हूँ 10। 10 से नीचे नहीं जा रहा है, मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ, 10 से नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने मिन में 10 दे रखा है। और स्टेप किसका चलेगा, 5 का, और 100 से ऊपर नहीं जाएगा। मैक्स में मैंने 100 दे रखा है। तो इसे देखो स्टेप 5 का चल रहा है, आप ध्यान से देखो 5 का चल रहा है, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाएगा। आप देखो 100 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्स में 100 दे रखा है। इसी तरीके से होता है इनपुट टाइप रेंज की वैल्यू। मिन दे रखा है 0, मैक्स दे रखा है 100, और स्टेप दे रखा है 20 का। तो इसे भी अप्लाई करके देखते हैं, ये रेंज की बन के आ रही है, ये देखो। और अब देखो मैं इसे करके दिखाता हूँ। इसे किया, देखो 20 का स्टेप लेके चल रही है, ये 20 का स्टेप लेके, ठीक है। अगला यहाँ पे मैंने बना रखा है इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, टाइप में मैंने सबमिट लिखा है, मतलब ये जो बटन बनेगा वो सबमिट का बटन बनेगा। इसमें मैंने वैल्यू भी सबमिट दे रखी है, जो ये बटन है ये सबमिट का काम करेगा। फिर यहाँ पे मैंने बना रखा है इनपुट टाइप रीसेट, मतलब रीसेट बटन यहाँ पे
रीसेट का काम करेगा, क्योंकि इनपुट टाइप में मैंने रीसेट दिया है। अगर मैं यहाँ पे बटन दे दूँ तो ये कोई भी काम नहीं करेगा, भले ही उसकी वैल्यू रीसेट लिख दो या सबमिट लिख दो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी देख लेना। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में नेम दिया है मैंने रोज़। इससे है कि आपको कितनी रो चाहिए, कॉलम कितने कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे 5 रो दिए हैं, 40 कॉलम दिए हैं, मतलब जो ये रो हैं तो वो 5 हैं, और जो ये कॉलम है मतलब इस तरीके से जो कॉलम है वो 40 कॉलम ये कवर करके हुआ है। और प्लेस होल्डर में हमने दिया है एंटर योर कमेंट। तो ये आप देख सकते हो प्लेस होल्डर में एंटर योर कमेंट लिख के आ रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है। और जो ये टेक्स्ट एरिया, इसका साइज हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है। तो और यहाँ पे हमने फील्ड सेट क्लोज किया है और फॉर्म भी यहाँ पे क्लोज किया, मतलब फॉर्म में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इतनी ही थी। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ चीज़ें हैं। अगला है यहाँ पे नैप टैग। नैप टैग से मैंने बताया था आप नेविगेशन बार बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नैप टैग यूज किया है और उसमें यूज किया मैंने स्टाइल को, मतलब इनलाइन सीएसएस को। ठीक है। उसमें मैंने एंकर टैग लगाया, मैंने आपको बताया था एंकर टैग की मदद से ही इसमें आप नेविगेशन बार बनाते हो, उसमें लिंक देते हो। तो इसमें मैंने पहला जो नेविगेशन बार बनाया है वो है गूगल, और सभी को मैंने गूगल ही नेम दिया है। तो यहाँ पे नेम टैग क्लोज कर दिया और ये सेंटर कर दिया, तो जो हमारे नेविगेशन बार है वो सेंटर में होके आएंगे। इधर आप देख सकते हो ये जो नेविगेशन बार है वो सेंटर में होके आ रहे हैं। और इसमें जो स्टाइलिंग है, फॉर्मेटिंग, वो आप सीएसएस की मदद से और भी एक्स्ट्रा करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। फिर है इसमें आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग ये रहा, इसमें भी हमने स्टाइल की मदद से चीज़ें दी हैं। एक हेडिंग बनाई है इसमें गूगल क्रोम करके, और कुछ गूगल के बारे में ये लिख रखा है हमने, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है आर्टिकल को। तो आप देख सकते हो ये रहा आर्टिकल टैग। फिर हमने ए साइड टैग लगाया है। ए साइड टैग में भी हम स्टाइल की मदद से ही फॉर्मेटिंग सारी करते हैं, और उसमें भी हेडिंग 2 बनाया है जिसमें हमने कोर्सेज ऑफ ऑफर्ड लिख रखा है, और ये कुछ हेडिंग्स बना के रखी हैं, देख सकते हो। ये जो है वो है ए साइड टैग। अगला यहाँ पे देखते हैं ऑडियो टैग। ऑडियो टैग से क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। ऑडियो टैग वीडियो टैग हो गया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो दोनों को समझते हैं। ऑडियो टैग, ऑडियो टैग में क्या होता है कि एट्रीब्यूट इसका पहला होता है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स की वैल्यू भी कंट्रोल रहती है, लूप की वैल्यू भी लूप्स रहती है। कंट्रोल्स में क्या होता है कि अगर आप कंट्रोल्स नहीं दोगे तो जो आप ये पॉज बटन, प्ले बटन, या फिर ये जो वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का बटन है, ये कुछ भी नहीं आएगा। लूप में अगर आप लूप नहीं दोगे तो फिर एक जो सॉन्ग है वो चल के दोबारा नहीं प्ले होगा। अगर आप यहाँ पे दे दोगे लूप तो फिर ये जैसे ही पूरा होगा वैसे ही खुद से प्ले हो जाएगा। और इसमें कंटेनर टैग होता है, तो इसे हमने यहाँ पे क्लोज किया। लेकिन क्या होता है कि इसमें अगर आपको कोई भी ऑडियो देनी है तो उसके लिए इसके बीच में हमको सोर्स टैग लगाना पड़ता है। तो सोर्स टैग कैसा होता है, एम्प्टी टैग, इसे क्लोज नहीं किया जाता। और इसके अंदर एसआरसी की मदद से, एसआरसी एट्रीब्यूट की मदद से हम जो भी ऑडियो होती है उसकी लिंक देते हैं। फिर हमने यूज किया है यहाँ पे वीडियो टैग। वीडियो टैग भी सेम ही तरीके से काम करता है, जैसे कि वीडियो टैग लगाया, विड्थ दे दी कि हमें जो फ्रेम है इसका कितना चाहिए, हाइट दे दी, हाइट कितनी चाहिए, पैडिंग दे दी जो कि मतलब फ्रेम से कितना पैडिंग लेगा वो, कंट्रोल्स दे दिए, मतलब जो ये कंट्रोल्स आ रहे हैं ये सारे कंट्रोल्स आने चाहिए। फिर इसमें भी सोर्स का यूज होता है और एसआरस की मदद से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। और वीडियो को क्लोज कर दो। तो इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं इस वीडियो में, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट में डन ज़रूर कर देना। और मेरी जो चैनल है उस पर और भी वीडियो पड़ी हैं M2R5 की, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी जावा स्क्रिप्ट की। थैंक यू।